बच्चों जो लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम। जरा निकाल लेते हैं। हमने पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किया फर्म की असेसमेंट, कंपनी की असेसमेंट, उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने घर से करने के लिए दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। फर्म में की टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कंपनी के टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कहाँ पर थे लास्ट क्लास में हम लोग? बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो बात कर लेते हैं इसकी। इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डिराइव्ड and income derived from such agricultural operations. This is important. Income derived from such agricultural operations shall be considered to be agricultural. अगर agricultural operation से आपकी कोई income हो रही है, that will be considered as agricultural income. बच्चों सिर्फ individual नहीं, अगर इंडिविजुअल के अलावा भी कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से इनकम अर्न कर रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के हैंड्स में एग्जाम, जैसे यहाँ कंपनी का एग्जांपल लिया है। इफ एनी कंपनी इज डूइंग एग्रीकल्चर इट्स इनकम शेल आल्सो बी एग्जाम। बट एक पॉइंट यहाँ राइज होता है, सर अगर कंपनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से इनकम अर्न कर रही है और उससे डिविडेंड रिसीव हो रहा है शेयर होल्डर्स को, किसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो क्या वो डिविडेंड भी एग्रीकल्चर इनकम से ही माना जाएगा? क्या वो भी एग्जाम्प्ट होगा? हियर आंसर इज नो। बच्चों कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन उससे रिसीव होने वाला डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर नहीं होगा और वो शेयर होल्डर्स के हेड्स में एग्जाम नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। Let's see. Dividend received by shareholder from the company having agriculture in. तो इसका conclusion क्या दिया है? If any shareholder has received dividend from a company having income from agricultural activities, such income shall not be considered to be agricultural income. Dividend जो dividend receive होगा, यहाँ कहाँ लिखा हो? ये रहा। From a company having agricultural activity shall not be considered to be agricultural income. Rather, it will be considered to be dividend income. अच्छा, dividend या इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। करेक्ट। एग्जांपल देखो, एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ रुपीज 500 lakh एंड कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड of rupees 50 lakh and one of the shareholder Mr. X has received dividend 8 lakh. In this case tax treatment shall be क्या होगा भाई? कंपनी की इनकम तो 500 लाख है ना, और कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 50 लाख। मिस्टर एक्स को कितना रिसीव? 8 लाख। मिस्टर एक्स के हैंड्स में कितना टैक्सेबल होगा? जितना उन्हें रिसीव। इन दिस केस टैक्स ट्रीटमेंट शैल बी टैक्स लायबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड की तो क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या होगी? टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। अच्छा, इसकी एग्जाम्पशन है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, याद रखना। Agriculture income is exempt under section 10 subsection 1 and dividend received by Mr. X shall be taxable. ठीक, वो तो कोई डाउट ही नहीं। बच्चों फॉरेन कंपनी के केस में क्या होगा? ऊपर इंडियन ऊपर क्या लिखा था? इंडियन कंपनी। अगर ये फॉरेन कंपनी होगी तो क्या होगा? क्या फॉरेन कंपनी की भी इनकम एग्जाम्प्ट होगी? एग्रीकल्चर से इनकम एग्जाम्प्ट होगी। फॉरेन कंपनी डूइंग एग्रीकल्चर, इट्स एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया पॉइंट टू बी नोटेड, इन इंडिया shall also be exempt. अगर फॉरेन कंपनी की इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो एग्जम्प्ट होगी। इफ द कंपनी हैज पेड डिविडेंड इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। Example, if in the above case it is a foreign company, its tax liability shall be nil. भाई टैक्स लायबिलिटी अगर एग्रीकल्चर इनकम है कंपनी की तो टैक्स लायबिलिटी nil हो गई। एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर शैल बी एज गिवन बिलो। देखते हैं आगे बच्चों, ध्यान देना इधर। अच्छा, डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर होती है। टोटल इनकम भी कितनी हो जाएगी? 8 लाख हो जाएगी, और 8 लाख पर हम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 लाख तक मेल। देन नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% 12,500 बैलेंस देखें तो कितना होगा? 8 लाख में से 5 लाख माइनस किए 3 लाख बैलेंस आ रहा है।
एट द रेट 20% कितना आ गया 60,000। टोटल कितना आ गया बच्चों 72,500। सेस लगा देंगे इस पर कितने परसेंट 4%। टैक्स कितना आ गया 75,400। ये फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो उस केस में डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी हमने देखी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आपके पास नोट्स है, आप लोग रिवाइज कर लिया करना, ठीक है ना, रिवाइज जरूर करना। एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, नेक्स्ट केस देख, हैज एग्रीकल्चर इनकम ऑफ रुपीज 350 लाख। बच्चों कंपनी की असेसमेंट मैंने लास्ट क्लास में इसीलिए करवाई क्योंकि अब फर्म और कंपनी के असेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम करवाने से पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये टॉपिक किया, असेसमेंट ऑफ फर्म एंड कंपनी। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 60 लाख, ठीक है, टू इट्स शेयर होल्डर्स and one of shareholder Mr. X has received dividend of rupees 7 lakh. Compute tax liability of company and tax liability of shareholder. बच्चों कंपनी की टैक्स लायबिलिटी देखो तो आपने देखा कंपनी की टैक्स लायबिलिटी नहीं लोगी क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10। टैक्स लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर शैल बी गिवन बिलो। बच्चों शेयर होल्डर की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी सर, बहुत सिंपल है, 7 लाख रुपए पर निकाल लेंगे, है ना, 7 लाख रुपीज पर, ऊपर भी जैसे हमने निकाला था। ये तो मजा आता है कैलकुलेट करने में, है ना। पहले 2.5 लाख पे, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे एट द रेट 5%, 12,500। ठीक है, बैलेंस कितना बचा, 7 लाख टोटल था, 5 लाख तो ये माइनस हो गया, 2 लाख बचा, 2 लाख का एट द रेट 20% कितना आ जाएगा 40,000। टोटल कितना आ गया 52,500। इसके ऊपर 4% टेस्ट लगा दिया, कितना आ गया 54,600। देन अगर हम इसे प्रिज्यूम कर लें फॉरेन कम तो क्या होगा बच्चों, अगर देखो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से है तो ट्रीटमेंट सेम होगा, चाहे फॉरेन कंपनी है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से है तो वो एग्जम्प्ट होगी, चाहे फॉरेन कंपनी क्यों ना हो। और डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी मिस्टर एक्स के हैंड में सेम रहेगी। बच्चों एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिज्यूम यहाँ देखना है, इट इज एन इंडियन कंपनी एंड इनकम इज फ्रॉम बिजनेस एंड नॉन फ्रॉम एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये इंडियन कंपनी है, इनकम बिजनेस से है ना कि एग्रीकल्चर से। बिजनेस से इनकम है तो टैक्सेबल होगी, नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से नहीं है, बिजनेस इनकम है। फिर 18-19 की टर्नओवर दी हुई है सर, 18-19 की टर्नओवर याद करो बच्चों, क्यों लिखवाया था मैंने। 18-19 की टर्नओवर अगर बिल्कुल 400 करोड़ से कम है, अप टू 400 करोड़ से, तो टैक्स का रेट 25% होता है। लेकिन यहाँ 400 करोड़ से कम तो नहीं है, यहाँ तो 400 करोड़ से ज्यादा लिखवाया था लास्ट क्लास में, मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में बच्चों। यहाँ पर इनकम 400 करोड़ से कम तो नहीं है, या तो 400 करोड़ से ज्यादा। अगर 400 करोड़ से कम होती 18-19 में तो रेट ऑफ टैक्स 25% होता, तो रेट ऑफ टैक्स कितना होता 25%। लेकिन यहाँ 18-19 की इनकम जो है 400 करोड़ से ज्यादा है, तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स देंगे दैट इज 30%। तो बच्चों टैक्स निकालना तो बहुत आसान है, देखो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स निकाल लेंगे एट द रेट 30%। बच्चों क्योंकि कितने को एक्सीड कर रहा है, 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, तो सरचार्ज कितना, फॉरेन कंपनी है ना, ठीक है। अच्छा, इंडियन कंपनी है, बिजनेस इनकम है, दो स्लैब रेट से, दो रेट से इसमें सरचार्ज के, कौन कौन से, एक 7% था, एक 12% था। अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है, ये 1 करोड़ को एक्सीड करने पे था, और यहाँ पर 10 करोड़ को एक्सीड करेगा तो 12% था। हाँ, ये 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है इनकम, अगर देखो तो भाई उसका सरचार्ज कितना आ गया 7%। बच्चों फिर इन दोनों के टोटल के ऊपर ये बात ध्यान देना, जो टैक्स आता है उन प्लस सरचार्ज, इन दोनों के टोटल के ऊपर लगता है, ये बात हमेशा याद रखना। कैलकुलेट करके देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो टैक्स आएगा प्लस जो सरचार्ज आएगा, दोनों के टोटल के ऊपर क्या लगाएंगे, सेस लगाएंगे। बच्चों ऐड करके क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, शेयर होल्डर के हैंड्स में कितना था वही रहेगा, सेम रहेगा, जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था वैसे ही रहेगा। शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी, बच्चों पहले भी डिविडेंड इनकम उसके लिए टैक्सेबल था, अब भी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है। यहाँ पर कंपनी की इनकम क्यों टैक्सेबल हो गई, क्वेश्चन ये है। कंपनी की इनकम इसलिए टैक्सेबल हो गई क्योंकि अब ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये कौन सी इनकम है, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम होने की वजह से हमने कंपनी के केस में यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट
किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते। बच्चों जिन्होंने घर जाके अच्छे से रिवाइज किया होगा उनको कोई डिफिकल्टी, और जिन्होंने घर पे नहीं पढ़ा भाई तो फिर दिक्कत हो सकती है। रिवाइज करना बहुत जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते बच्चों, न्यू कंसेप्ट है। देखो पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है। इफ एनी पार्टनरशिप फॉर्म हैज एग्रीकल्चर, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म की एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या होगा सर? अभी आपने कहा था एग्जाम्प्ट होगी। एग्रीकल्चर इनकम जिसको भी होगी वो क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। चाहे कंपनी है चाहे फर्म है, सबके लिए एग्जाम्प्ट है। इफ पार्टनरशिप फर्म हैज पेड एनी सैलरी टू पार्टनर्स इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर टू द पार्ट, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने वाली फर्म से अगर कोई सैलरी वगैरह भी मिलती है पार्टनर्स को तो वो भी क्या कंसिडर होगी? पहले आगे देख लेते हैं। If any partner has received any share out of profits of partnership firm, it will be exempt under section 10 subsection 2A। भाई अगर पार्टनर को कोई शेयर रिसीव हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से बच्चों, वो तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। डबल टैक्सेशन नहीं होगा ना, जिसके ऊपर फर्म ने टैक्स दे दिया उस पर पार्टनर टैक्स नहीं पे करेगा, है ना। तो ऐसा ही होता है। लेकिन सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट हो रही है, बट रूल तो वही है ना कि कुछ इनकम के ऊपर फॉर्म को टैक्स देना होता है और कुछ इनकम के ऊपर पार्टनर को टैक्स देना होता है। खैर जब 40 भी डिस्कस करेंगे, सेक्शन 40 क्लॉज भी, तो डिटेल में वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किसने किसको टैक्स देना होता है। बट इतना ध्यान रखो, जब प्रॉफिट्स हो रहे हैं फॉर्म को तो वो प्रॉफिट फर्म के हैंड्स में टैक्सेबल होते हैं। प्रॉफिट्स में जो शेयर होता है वो पार्टनर्स के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली? पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रही है, एग्जाम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल। और उस एग्रीकल्चर इनकम से शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं पार्टनर्स को, वो भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द पार्टनरशिप फर्म। तो ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी एग्जाम, पहला पॉइंट। एक मिनट इसको, इसके पूरी कंप्लीट लाइन को देखते हैं। एनी पार्टनर हैज रिसीव्ड एनी शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। बच्चों इसको कंप्लीट देखो, शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट, तो जो भी हिस्सा मिल रहा है पार्टनर्स को वो एग्जाम्प्ट होगा, चाहे फर्म टैक्स दे रही है चाहे फर्म टैक्स नहीं दे रही, ठीक है ना। चाहे फर्म टैक्स दे रही है चाहे फर्म टैक्स नहीं दे रही। बच्चे अभी कहेंगे सर कुछ एग्जांपल्स दो, चलो एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं, नहीं तो मैं एक चार्ट बनवा दूंगा। बच्चों इफ पार्टनरशिप फर्म हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बच्चों अगर पार्टनरशिप फर्म की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, सैलरी और इंटरेस्ट रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म shall be considered to be their income under the head business or profession as per section 28। जो भी सैलरी रिसीव होगी, इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनर्स को, वो उनकी बिजनेस से इनकम कंसिडर होगी एंड shall be taxable in the hands of partner। Example, XY partnership firm has two partners, Mr. X and Mr. Y, and profit sharing ratio is 1:1, and the firm has agriculture income of 300 lakhs without debiting salary or interest to the partners. The firm has paid salary of 8 lakh to each partner, and interest of 4 lakh to either partner. Mr. X has income under the head house property 6 lakh, and Mr. Y has income under the head house property 7 lakh. Compute the tax liability of the firm and also that of पार्टनर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। बच्चों सबसे पहली बात, जो फर्म को इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम है और वो कितनी है? 300 लाख, ठीक है। सिंस द पार्टनरशिप फर्म हैज एग्रीकल्चर इनकम इट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो कंक्लूजन एक ही है कि एग्रीकल्चर इनकम किसी को भी हो वो क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अब क्वेश्चन ये राइज होता है एक्स और वाई के लिए लायबिलिटी क्या होगी? सर ये तो आपको समझाना पड़ेगा, समथिंग न्यू, कुछ नया दिख रहा है हमें, है ना। ये किसी बच्चे ने ये वाला प्रिपेयर किया है? ओके, और किसी ने नहीं किया, कोई बात। तो हम देखते हैं अब इसके बारे में सॉल्यूशन, शायद हमें पेज नंबर 62 के आसपास, है ना। यहाँ स्टेप्स शायद नहीं लिखे हुए, इसके स्टेप्स पेज नंबर 62 के आसपास लिखे हुए। तो चलते हैं वापस। पहले हम आज एक नया तरीका समझेंगे कैसे करना है हमें। एक मिनट, पेज नंबर 62, जहाँ फर्म की असेसमेंट थी, जहाँ कंपनी की असेसमेंट थी, किसी के आसपास कहीं दिया होगा, मैंने देखा था। एक ये आ गया पॉइंट, पार्शियल इंटीग्रेशन। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे आने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा लिखा भी हुआ है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो यही आना है पेपर में, चाहे सीए सीएस सीएमए कहीं भी हो, ये एग्जाम में आना ही आना है। तो आगे जो रिकॉर्डेड क्लास भी देखेंगे वो भी इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना बच्चों। डिस्कस पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम।
कहने के लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम, बट टैक्स की कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हम इसे इंक्लूड करते। डिस्कस इनडायरेक्ट टैक्सिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू लेवी अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वेस्ट इन द स्टेट। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास। However, Parliament has also levied a tax on such income. Explain how this has been achieved. कैसे किया गया अचीव? आगे देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जाम्प्ट होती है। कौन से सेक्शन में एग्जाम्प्ट होती है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जाम्प्ट होती है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एनी एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज फुली एग्जाम्प्ट। कोई भी एग्रीकल्चर इनकम होगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में फुली एग्जाम्प्ट होगी फ्रॉम इनकम टैक्स। वो भी किससे एग्जाम्प्ट होगी? फ्रॉम इनकम टैक्स, क्योंकि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 किसका है? इनकम टैक्स का है, ठीक है ना। बट इफ द एग्रीकल्चर इनकम इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बच्चों लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया से है, इट इज चार्जेबल टू टैक्स। ये पॉइंट याद रखो। इंडिया से है तो एग्जाम्प्ट है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या है? टैक्सेबल है। As per entry number 82 of Union List, entry number 82 of Union List, central government has the power to levy income tax on income except agriculture. CG के पास पावर है entry number 82 के अकॉर्डिंग कि CG टैक्स इनकम टैक्स लेवी कर सकती है, इनकम टैक्स लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट ऑन, ठीक है ना, एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। And power to levy tax on agriculture income has been given to state government. White entry number 46 of state list. तो भाई दोनों को लिस्ट बना के दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी, किस पर लॉ कौन बनाए, किस पर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा। तो इनकम टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पर वो इनकम टैक्स नहीं लगा सकते, जबकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से तो भाई सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जाम्प्ट है, ठीक है। आर्टिकल 82 भी कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी एग्रीकल्चर इनकम पे, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उस पर टैक्स लगाने की, ठीक है ना। बस इतना ही लिखा हुआ है, वो भी एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट। चलो फिर मेन पॉइंट पे आते हैं। अब कहानी क्या है बच्चों, अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग आप ये देखो नीचे लिखा हुआ, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है, 5,000 रुपए को एक्सीड नहीं कर रही, तो उसको उसके फिर ये स्टेप्स फॉलो करने की, जो ऊपर स्टेप्स हैं, जो ऊपर स्टेप्स दिए हुए हैं, ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, पार्शियल इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। भाई अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो ऊपर दिए हुए स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं कर रही। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितने को एक्सीड नहीं कर रही? मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं कर रही, तो फिर ऊपर दिए हुए स्टेप्स फॉलो नहीं करने। अगर इन शॉर्ट ऊपर दिए हुए 4-5 स्टेप्स जो है कब फॉलो करने हैं बच्चों? ऊपर वाले स्टेप्स कब फॉलो करने हैं? इफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5,000 एंड, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होने, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, समझी। उनको छोड़ो, जो मैं लिख रहा हूँ फाइनल है। लैंग्वेज का ना थोड़ा सा घुमाने वाली बात हो जाती है कि लैंग्वेज बहुत मोल्ड करता है। अब लॉ को लिखने का तरीका आप कैसे लिख रहे हो? अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होते तो हमें क्या करने होंगे? अबव steps are required to be followed। हम उल्टा लिख रहे हैं ना, मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि जो ऊपर जो पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह ये जो 4 स्टेप्स 5 स्टेप दिए हुए हैं, ये कब फॉलो करेगी? अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितने को एक्सीड कर रही है? 5,000 रुपीज को एक्सीड कर रही है। और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितने को एक्सीड कर रही है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है, ठीक है ना। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ऊपर वाले 4 स्टेप्स फॉलो करोगे। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, इसलिए नीचे और लिखता है, अगर दोनों में से वो अपोजिट लिखता है कि कब फॉलो नहीं करेंगे, कब फॉलो नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कब फॉलो करेंगे और वो क्या कह रहे हैं? कब फॉलो, ठीक है ना। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो ऊपर वाले जो स्टेप्स है वो फॉलो नहीं होंगे। आप देखो बिल्कुल अपोजिट तरीके से उन्होंने लिखा हुआ। मैंने कहा एक्सीड करेगी, वो कह रहे हैं अप टू 5,000, अपोजिट लिखा है ना। मैं कह रहा हूँ एक्सीड करेगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो वो कह रहे हैं अप टू मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। इन्होंने क्या लिखा है? पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा, मैंने क्या कहा? होगा।
तो लिखने का तरीका है, आप चाहे वैसे लिखो चाहे इस तरीके से। कंसेप्ट क्लियर है? अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर रही है 5,000 रुपए को और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को, तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करके टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी। सर इजी है टफ है? बहुत ही, लेट्स सी, देखते हैं जरा।